हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1 को देखने वाले हैं। कल हमारी बेसिक मैथ्स की 01 लेक्चर 1 आई थी और मुझे उम्मीद है आपको सभी को जो है सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर। तो बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, अगर बात करें तो सिंपल ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर देखें तो दो वर्ड इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम वो सारी चीजें पढ़ने वाली हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब अगर समझें तो चार्ज एट रेस्ट है ना। तो मतलब इस चैप्टर में हम ये सारी फेनोमेना पढ़ने वाली हैं जो कि जब चार्ज रेस्ट पर होती है वो सारी फेनोमेना क्या क्या क्रिएट करती है, वो सारी चीजों को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये देख रहे हैं कि चार्ज बेसिकली क्या होता है ना। सबसे अगर पहले बोलूं मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि वो चार्ज जब रेस्ट में होती है तो वो उस समय क्या क्या फेनोमेना क्रिएट करती है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल मतलब समझें तो उसका मतलब यह है कि चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट है ना। इसका मतलब बेसिकली यही है कि जब चार्ज रेस्ट में होती है तो वो सारी फेनोमेना जो ये चार्ज जब रेस्ट पे होती है उस समय वो क्रिएट करती है, वो सारी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली चार्ज होता क्या है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या है, एक एटम है। ठीक है, हमारे पास ये एक एटम है। तो अगर कोई एक एटम है, हम ये बोलते हैं कि एटम जो होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अगर ये एटम है तो ये एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनी होती है ना। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है जिससे एटम बनता है। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में रहते कहां है। एटम में आपको पता है 2 चीजें होती है, एक तो सेल या फिर जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, और दूसरा होता है न्यूक्लियस। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेल या फिर ऑर्बिट में रहता है, बाकी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो हमारे एटम के न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, अब ये चीजें पता है कि एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये चीजें हमें पता है। अब बेसिकली यहां से अगर समझें तो चार्ज क्या होता है, अब यहां से समझते हैं। अगर मैंने बोला कोई एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि हमारे पास 3 बॉडी है, पहला बॉडी, दूसरा बॉडी और ये तीसरा बॉडी। ठीक है, ये 3 बॉडी है हमारे पास। अब ये 3 बॉडी में बोल रहा हूं कि पहले वाले बॉडी में मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर अगर सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है, और मैं दूसरे में बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा है, तीसरे वाले में बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो प्रोटॉन के नंबर से कम है। मैं तीनों में अलग अलग बातें बोल रहा हूं, और अलग अलग ये है कि मैं हर चीज को बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन से रिलेटिव में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, सेकंड वाले केस को आप देखोगे तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से कम है। नहीं, जो किसी भी बॉडी में पहले जो प्रोटॉन रहता है वो किसी भी कंडीशन में हमेशा प्रोटॉन का नंबर जो होता है वो सेम ही होता है। प्रोटॉन का नंबर ना तो कम होता है ना तो ज्यादा होता है। जो अगर किसी एक बॉडी में अगर प्रोटॉन का नंबर इनिशियली 5 था तो वो हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से कम है। ठीक है, अगर पहले वाले केस को देखें तो पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर है, तो हम ये कह देंगे कि ये बॉडी जो है वो न्यूट्रल चार्ज है ना। बॉडी जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, दूसरे वाले केस को देखें तो दूसरे वाले बॉडी में इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा है, तो हम ये कह देंगे कि बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। इलेक्ट्रॉन का नेचर जो होता है वो नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, इसका मतलब बॉडी का नेचर नेगेटिव होगा। अगर बॉडी का नेचर नेगेटिव है तो हम कह देंगे कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो मैं यहां से कह दूं क्या कि बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और अगर तीसरे वाले केस को देखें तो तीसरे वाले केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से कम है। इसका मतलब यह है कि बॉडी का नेचर पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, तो मतलब बॉडी का नेचर पॉजिटिव। अगर बॉडी का नेचर पॉजिटिव मतलब बॉडी खुद क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है।
तो मैं यहां से कह देता हूं कि थर्ड वाला केस जो है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान देने वाली बात मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव में बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है। इसलिए मैं अगर कोई भी बॉडी, अगर आपने फ्रिक्शन थोड़ी बहुत आइडिया हो, तो जब भी फ्रिक्शन करते हैं ना, तो जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से वो जो ट्रांसफर होता है और जिसकी वजह से चार्ज का क्रिएशन होता है, मतलब जब चार्ज बनती है ना, वो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से ही बनती है। अगर कोई बॉडी है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं छोटा सा यहां से बताना चाहूंगा कि अगर कोई बॉडी है, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, चलो मैंने ये कह दिया कि हमारे पास एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। अब मैंने बोला कि इस बॉडी में से और ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। अगर मैं ए और बी को रब कर रहा हूं, तो रब करने से मैं ऐसा बोलता हूं कि ए से जो है इलेक्ट्रॉन बी पर ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब ए पर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया। इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर से इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया। इसका मतलब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, मतलब अगर मैंने कहा कि ये बॉडी ए है, मैं छोटे अच्छे से बताता हूं उसको। चलो, मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ठीक है। मैंने ये बॉडी ए कह दिया, ये मैंने बॉडी ए कह दिया और ये मैंने बॉडी बी कह दिया। अब मैंने बोला यहां से कि ए से जो है वो बॉडी बी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा दिया। अब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कौन सा, ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ए बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया। इसका मतलब बॉडी का नेचर पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब जो बॉडी ए बनेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगी, है ना, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर मैं बात करूं बॉडी बी का, तो बॉडी बी पर इलेक्ट्रॉन, बॉडी बी ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, बॉडी का नेचर नेगेटिव हो गया। इसका मतलब बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहां से एक सिंपल चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो चार्ज रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक्चुअली जो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी का, वो इलेक्ट्रॉन होता है। अगर तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कोई भी अगर एक रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के चार्जिंग के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है। अगर एक पहले वाले बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर सेकंड बॉडी पे चले गया, तो पहला वाला बॉडी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बन गया और दूसरा वाला बॉडी बी नेगेटिव चार्ज बन गया। इसका मतलब द ओनली पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग इज इलेक्ट्रॉन। क्या मैं कह सकता हूं? आप इसे नोट करके यहां से चाहे तो लिख सकते हैं द ओनली पार्टिकल responsible for charging is electron। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होगी आपको। मैंने यहां से बस इतना सिंपल कहा है कि अगर चार्ज क्या होता है किसी भी बॉडी पर, इलेक्ट्रॉन और अगर प्रोटॉन के नंबर को देखें, अगर बराबर है तो बॉडी न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से कम है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। मैंने बस इतना बताया और ये मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें क्लियर होगी। और मैंने ये भी बता दिया कि चार्ज के लिए कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा है, वो इलेक्ट्रॉन है ना। ये चीजें क्लियर है। अब मैं यहां से कुछ चार्ज की बातें करता हूं, तो सिंपल यहां पे कहता हूं मैं चार्ज के बारे में कुछ बातें। चार्ज के बारे में। चलो अब यहां से देखते हैं सिंपल। पहला अगर बात करें तो चार्ज, आपने ये चीजें पढ़ी होगी कि जो करंट होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना। जो सॉरी करंट जो होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो Q हमारा क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी बनेगा। मतलब जो हमारा चार्ज का फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, आई इंटू टी, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो चार्ज का फॉर्मूला निकल के आया, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। ये हमारा पहला फॉर्मूला है आज का, ठीक है। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। अब यहां से थोड़ा सा और चीज समझते हैं। एक मुझे स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, एक सेकेंड।
अरे ये क्या हो गया? चलो अब हम देखते हैं। मैंने कहा कि अगर यहां से कुछ चार्ज के बारे में देखें तो चार्ज के बारे में मैंने क्या कहा, सबसे पहला फॉर्मूला जो बताया दैट इज, पहला जो फॉर्मूला मैंने बताया वो क्या था, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम बताया मैंने, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, है ना, ये पहला फॉर्मूला है। अगर मैं यहां से देखूं तो Q इज इक्वल टू क्या बनेगा, I मल्टीप्लाई बाय टी। ये सिंपल है कि जब आप करंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमें चार्ज मिलेगा। अब यहां से दो बातें आती है कि ये वाला फॉर्मूला पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास यहां से और एक बनेगी दैट इज Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। तो हमारे पास चार्ज निकालने का दो फॉर्मूला बना, और वो दो फॉर्मूला है, एक Q इज इक्वल टू I इंटू टी और दूसरा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। अब ये दोनों फॉर्मूला को मुझे अप्लाई कब करना है, हम समझते हैं इस चीज को। अगर अप्लाई करने की बात देखें, अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा तो मैं ये तब अप्लाई करूंगा जब हमारा करंट कांस्टेंट होगा, मतलब जब करंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर करंट वेरिएबल होगा तो हम ये वाले फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, अगर करंट हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। करंट कांस्टेंट और करंट वेरिएबल का मतलब क्या है, मैंने बोला कि I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, है ना, तो यहां पे आप देख सकते हो करंट जो हमारा वो है कांस्टेंट है। अगर मैंने यही दूसरा बोला कि I इज इक्वल टू 5t प्लस 1 एम्पियर, है ना, तो यहां पे आप देख सकते हो करंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि t इज इक्वल टू अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो उससे हमारा करंट जो होगा वो 1 एम्पियर होगा, है ना, 5 इंटू जीरो प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अगर t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर देखूं मैं तो हमारा जो करंट होगा वो 6 एम्पियर होगा, मतलब टाइम के साथ साथ करंट हमारा बदलते जा रहा है, इसका मतलब करंट वेरिएबल है। और जब करंट वेरिएबल होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम जो है ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। और जब करंट कांस्टेंट रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब अगर यहां से दूसरा पॉइंट देखें करंट के बारे में, तो हम करंट की अगर यूनिट की बात करें, चलो हम थोड़ा सा बोल लेते हैं कि करंट, अगर यहां से सॉरी चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कोई अगर सिस्टम पे दो चार्ज है तो मुझे टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए बोला जाए तो सिंपली हम ऐड कर देंगे, दैट इज चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद बात करें तो चार्ज जो है वो एक डिराइव क्वांटिटी है। डिराइव क्वांटिटी कहने का मतलब क्या, मैं समझाता हूं। डिराइव क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है, डिराइव क्वांटिटी कहने का मतलब इतना मैं कह रहा हूं कि जैसे करंट जो है वो करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी अगर मैं बात करूं तो करंट फंडामेंटल क्वांटिटी और ये I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो यहां से अगर मैं चार्ज को निकालूं तो चार्ज जो होता है वो I मल्टीप्लाई बाई टी, मतलब करंट से ये डिराइव्ड है। ये इसलिए कह रहा हूं कि डिराइव, अगर मैं करंट को कहता तो करंट को कहते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन चार्ज जो है वो करंट से डिराइव किया गया है, तो हम बोलेंगे कि चार्ज जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब अगर मैं यहां से यूनिट की बात करूं, अगर मैं यहां से यूनिट की बात करूं, ठीक है, तो यूनिट जो होता है चार्ज का वो सिंपल कूलम्ब होता है ना। यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, ठीक है। और अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट की, तो वो सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट दो होता है, एक ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसे हम स्टेट कूलम्ब भी कहते हैं, और एक होता है ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जिसे हम एब्सोल्यूट कूलम्ब भी कहते हैं। तो सीजीएस यूनिट एक तो ईएसयू हो गया और एक ईएमयू हो गया, ठीक है। हम ईएसयू को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर स्टेट कूलम्ब भी कहते हैं। मैं यहां से और करके लिख देता हूं, या स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब, या ईएमयू को हम कहते हैं एब्सोल्यूट कूलम्ब,
ठीक है, एब्सोल्यूट कूलम। अब यहां से अगर इनकी वैल्यू को देखा जाए तो अगर मैं वैल्यू को देखूं यहां से, ठीक है, तो मैं वैल्यू को देख लेता हूं। अगर मैं यहां से 1 कूलम की बात करूं तो 1 कूलम जो होता है वो 3 इंटू 10 पे पावर टू दी 9 स्टेट कूलम के बराबर होता है। ठीक है, और अगर मैं 1 कूलम अगर मैं एब्सोल्यूट कूलम पे देखूं तो वो 1/10 एब्सोल्यूट कूलम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहां से सिंपल बताया कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डेराइव क्वांटिटी है। चार्ज की मैंने यूनिट के बारे में बात करी कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है। फिर सीजीएस यूनिट की बात करें तो ईएसयू या ईएमयू होता है। ईएसयू को स्टेट कूलम भी कहते हैं, ईएमयू को एब्सोल्यूट कूलम भी कहते हैं, है ना। और मैंने सारी की ये आपको यूनिट को याद रखनी है, ये और ये आपको जो है याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें जो है मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो मैंने अभी तक बस ज्यादा कुछ बातें नहीं करी है। मैंने बताया चार्ज क्या होता है बेसिकली, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर है तो वो बॉडी जो है न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है प्रोटॉन से तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। ये सारी चीजें जो है बेसिक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, बस यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया, चार्ज इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी, मतलब करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। अगर करंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो हम I इज इक्वल टू क्यू इंटू टी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। करंट अगर वेरिएबल रहेगा तो हम इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और यहां से हम सारी चीजों को समझ लिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को मूव करने से पहले थोड़ा सा एक और चीज बताना चाहूंगा, मतलब वही रिपीट करना चाहूंगा। मैंने बोला कि जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, करंट इंटू टाइम होता है। क्या चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है। ठीक है, और मैंने बताया दैट इज क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ये तब अप्लाई करना जब करंट कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और ये तब अप्लाई करना है जब करंट वेरिएबल होगा। ये वाला करंट वेरिएबल में अप्लाई करना है जब करंट वेरिएबल होगा, और ये जब करंट कांस्टेंट होगा। करंट वेरिएबल, और ये तब अप्लाई करना जब करंट कांस्टेंट होगा। करंट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन इन फर्स्ट 5 सेकंड, मतलब पहले 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उससे इसको निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में कहा गया है कि हमें करंट जो है वो 5 एम्पियर दे रखा है। इसका मतलब करंट कांस्टेंट है और मुझे चार्ज निकालने के लिए कहा जा रहा है। और करंट कांस्टेंट है तो मैं कौन सा फॉर्मूला को अप्लाई करूंगा, Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी वाले फॉर्मूला को अप्लाई करूंगा। तो यहां से Q इज इक्वल टू कितना, आई कितना है 5 एम्पियर, और मुझे कब तक निकालना है, टाइम जो है पहले 5 सेकंड तक निकालना। तो टाइम का वैल्यू मैं 5 सेकंड पुट करूंगा। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 25 हमारा कूलम निकल के आया चार्ज। ठीक है, पहला पार्ट खत्म कर दिया हमने। दूसरा पार्ट को देखें तो दूसरा पार्ट में आप देख सकते हैं जो करंट है वो 5t है। इसका मतलब करंट वेरिएबल है, और अगर करंट वेरिएबल हो तो हम चार्ज के लिए निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ठीक है, तो यहां से Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई कितना है 5t dt, और ये चार्ज कब तक निकालना है, पहले 5 सेकंड में। तो क्या मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कहां से करूंगा, 0 से लेकर 5 सेकंड तक, मतलब जो लिमिट होगी वो 0 से लेकर 5 सेकंड तक मैंने लिमिट दे दिया। अब यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो Q हमारा क्या निकल के आएगा, Q जो होगा हमारा यहां से वो हो जाएगा 5t स्क्वायर अपॉन में 5t स्क्वायर अपॉन में 2, और उसका लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 5 सेकंड तक। तो यहां से हमारा जो Q निकल के आएगा, Q इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 को जो बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो 5 अपॉन 2 को मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, t स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा t स्क्वायर और लिमिट 0 से 5 तक। ठीक है, तो यहां से Q जो हमारा निकलेगा 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर, यानी कि अगर लिमिट को मैं पुट करूं तो 5 का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से Q निकल के कितना है हमारा 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये 0 का स्क्वायर 0, यानी कि जो हमारे पास यहां से Q निकल के आया है दैट इज इक्वल टू 25 5 जा 125 हो गया, और अपॉन में 2, यानी कि Q इज इक्वल टू 125 अपॉन 2 कूलम हो गया। ठीक है, ये चीजें क्लियर है कि मुझे चार्ज का फॉर्मूला कब अप्लाई करना, ये चीजें तो क्लियर होगी। जब कांस्टेंट आई इंटू टी करना, जब वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी करना। तीसरा वाला अगर देखें तो तीसरा वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी है, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, है ना। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला जो है
वो करंट इसमें भी जो है वेरिएबल है, 5d प्लस 1 है, तो हम चार्ज का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, मतलब Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो यहां से Q जो हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 5t प्लस 1, कहां से कहां तक, 5t प्लस 1 dt, कहां से कहां तक करेंगे, 0 से 5 सेकंड तक, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि आप निकालो 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड पर। तो यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा निकलेगा ये 5t स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस में 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और लिमिट पुट कर दो आप यहां से 0 से 5 सेकंड तक, ठीक है। इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। तो Q इज इक्वल टू, हमारे पास जगह की कमी हो गई है, 5 अपॉन 2 हो जाएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये t स्क्वायर, यानी कि t पर जो है लिमिट 5 से 0, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा। तो ये वही वाला निकल के आएगा जो हमने पहले वाले पार्ट में निकाला है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट में कर देता हूँ 25, और ये प्लस में t पे लिमिट 0 से लेकर 5 तक, यानी कि 5 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 0 कितना, 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ से Q का जो वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास 125 अपॉन में 2 प्लस पे 5, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 125 अपॉन में 2 प्लस में, यानी कि 125 प्लस में 10 अपॉन में 2, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर दो, ये निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जगह की कमी हो गई, चलो ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आई होगी, मैंने जितना चीजें यहाँ पे बताया है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे मूव करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे मूव करने से पहले, मतलब ये सारी चार्ज की प्रॉपर्टी को हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर चार्ज का बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम पर, मैं लिख देता हूं उसे, अगर कोई सिस्टम पर, अगर एक सिस्टम पर या 4 या 5 चार्ज जो भी हो, अगर इस सिस्टम पर 4 चार्ज है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए, सारे चार्ज को ऐड कर दो, निकालने के लिए सारे चार्ज को ऐड कर दो, सारे चार्ज को ऐड कर दो या जोड़ दो, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने बोला कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, मैंने ये सिस्टम को शो कर दिया, ठीक है। अब इस सिस्टम पर जो है छोटे छोटे चार्ज है, मैंने कह दिया कि कुछ ऐसा 3 चार्ज या 4 चार्ज है, मैंने ऐसा कुछ कह दिया। अब मैंने बोला यहाँ पे आपको कि इस पे जो है वो 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। मैंने कह दिया कि इस पे 1 कूलम का चार्ज है, इस पे 2 कूलम का चार्ज है, इस पे 3 कूलम का चार्ज है, ठीक है। अगर इस सिस्टम पर मैंने 3 चार्ज को लिया है, तो उसमें टोटल चार्ज अगर मुझे निकालना रहेगा, तो टोटल चार्ज के लिए क्या करूंगा, सारे चार्ज को सिंपल सम कर दूंगा। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम प्लस में 2 कूलम प्लस में 3 कूलम, दैट इज इक्वल टू यहां से कितना, 6 कूलम। तो ये है एडिटिव नेचर चार्ज का मतलब, कोई भी सिस्टम पर अगर मुझे टोटल चार्ज निकालनी है और इस सिस्टम पर मान ले 3 4 4 4 5 चार्ज जो भी है, तो सिंपल सारे को जोड़ दो और टोटल चार्ज निकाल दो, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा वाला प्रॉपर्टी जो है वो ये कहता है कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, चार्ज इज इनवेरिएंट। अब ये चार्ज इनवेरिएंट का कहने का मतलब क्या है, इसका मैं कहने का मतलब बस इतना है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहां से मैंने बोला कि m इज इक्वल टू, छोटा सा फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये बेसिकली इस फॉर्मूले से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मास को देखें तो मास स्पीड के बदलने से बदलता है। ये m नॉट जो है वो एक्चुअल मास है, ठीक है। ये m नॉट जो है वो एक्चुअल मास है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अगर जिसकी मास m है और उस बॉडी का अगर स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब रिलेटिव अगर लाइट की स्पीड से हम कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो उस बॉडी का मास जो होता है वो बढ़ जाता है।
यहां से आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर v को बढ़ा दिया जाए, है ना, तो ये v को बढ़ाने से जो है m बढ़ जाएगा, ये वाला चीज है। और अगर चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब ये है कि अगर स्पीड को बढ़ा दी जाए तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बदलने वाला नहीं है। तो चार्ज इनवेरिएंट का कहने का मतलब ये है चार्ज का मैग्नीट्यूड स्पीड के बदलने से चेंज नहीं होगा। स्पीड के जब मैग्नीट्यूड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। मतलब चार्ज इनवेरिएंट के कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड बदलेगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला। जैसे अगर स्पीड के बदलने से मास बदलता है, मतलब स्पीड अगर बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगी, उसी प्रकार अगर स्पीड बढ़ती है तो चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट, अगर पहले क्यू है तो अभी भी क्यू रहेगा, ठीक है, वही चीज है। चार्ज इनवेरिएंट का मतलब चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्लियर है। हम तीसरे प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मतलब अगर समझें तो यहां से एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर मैं समझाता हूं। चार्ज बिफोर द प्रोसेस, चार्ज बिफोर द प्रोसेस, बिफोर द प्रोसेस इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर द प्रोसेस। और इस चीज को मैं समझाता हूं अभी। चार्ज आफ्टर द प्रोसेस, देखो क्या है, मैंने बोला कि एक सिस्टम है हमारे पास, मैंने ये सिस्टम लिया और ये दूसरा सिस्टम, ठीक है। इस दो से एक सिस्टम पे मैंने बोला ये चार्ज बिफोर द प्रोसेस, मैंने सिस्टम लिया और उसमें बोल रहा हूं कि हमारे पास कोई इस सिस्टम पर दो बॉडी है, पहला बॉडी और ये मेरे पास दूसरा बॉडी। सिमिलरली इसमें भी जो है एक पहला बॉडी ये है और दूसरा बॉडी हमारे पास ये है, ठीक है। अब मैंने बोला यहां पर आपको कि पहले वाले बॉडी पर, ये सिस्टम पर जो है, ये पहला वाला बॉडी पे मान लेते हैं इस पे चार्ज जो है 5 कूलम का है और इस पे चार्ज जो है वो 2 कूलम का है, -2 कूलम है, ठीक है। चार्ज जो है पहले वाले बॉडी में से जो है 1 कूलम का चार्ज दूसरे वाले बॉडी पर भेज देते हैं। तो पहले इस पे कितना था, 5 कूलम था, तो अब इस पे कितना चार्ज बचेगा, पहले 5 था और 1 कूलम अब मैंने यहां से हटा के दूसरे वाले बॉडी पर ट्रांसफर करा दिया है। तो यहां पर जो अब चार्ज बचेगा दैट इज 4 कूलम की बचेगा। ये बचेगा क्या, और मैंने बोला कि यहाँ पे पहले पहले -2 कूलम था, अब यहां से 1 कूलम और आ गया है तो उस पर अब कितना हो जाएगा, -2 और ये प्लस का 1, ये कितना बनेगा, -1 बनेगा, ठीक है। अब मैं यहां से बोल रहा हूं कि चार्ज बिफोर द प्रोसेस इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर द प्रोसेस। मतलब इस पर अगर नेट चार्ज निकालें इस बॉडी पर, टोटल चार्ज यहां से कितना हो जाएगा इस बॉडी पर, इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू 5 प्लस -2 कूलम दैट इज इक्वल टू 3 कूलम। अब इस पे निकालते हैं टोटल चार्ज, तो इस पे अगर टोटल चार्ज निकालें तो पहले वाले बॉडी पर कितना चार्ज है, 4 कूलम है, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू 4 कूलम प्लस में उसका दूसरा कितना है, -1 है ना, तो प्लस का -1 दैट इज इक्वल टू 3 कूलम। आप देख सकते हो चार्ज बिफोर द प्रोसेस दैट इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, चार्ज आफ्टर द प्रोसेस दैट इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। पहले भी 3 माइक्रोकूलम, बाद में भी 3 माइक्रोकूलम, मतलब चार्ज कंजर्व्ड रह रहा है। पहले भी 3 माइक्रोकूलम बॉडी पर चार्ज थी और अभी भी जो है वो चार्ज को ट्रांसफर करने के बाद भी जो है वो 3 कूलम ही है। इसका मतलब यही शो कर रहा है कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्लियर होगा मुझे उम्मीद है। अब हम चौथे प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम चौथे प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब हम चौथे प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है, मिलिकन साहब ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करी थी और मिलिकन साहब ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म किया था कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब, मैं इससे पहले छोटा सा बताना चाहूंगा कि जो नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, जो फंडामेंटल चार्ज जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन ही है जो सबसे छोटी चार्ज है दुनिया में, नेचर में, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो मैं सबसे बोल रहा हूं स्मॉलेस्ट चार्ज जो है नेचर में जो एग्जिस्ट करती है, दैट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर इंडिपेंडेंटली, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। तो मिलिकन साहब ने ये कहा कि एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करी और उसने ये कंफर्म किया कि दुनिया में अगर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि दुनिया में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करता है, मैंने मैथमेटिकली लिखता हूं, दुनिया में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया, दैट इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय एन ई। अगर दुनिया में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। यानी कि एन का अगर वैल्यू पूछी जाए तो एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, +1 है ना, या फिर -1, कोई भी इंटीजर हो सकता है, +-2, कोई भी इंटीजर ऐसा हो सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है, और ये मिलिकन साहब ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया था कि कोई दुनिया में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बस बेसिकली यही है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, यहां से मैंने आपको बोल दिया कि आप ये बताओ 4 मैंने यहां से कहा कि कोई चार्ज है, मैंने बोल दिया 4.8 इंटू 10 पे पावर टू दी -19 कूलम। अब बताओ ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नेचर में या नहीं, तो आप इस चीज को कैसे बोलोगे। मैंने सीखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है Q इज इक्वल टू N होता है, और ये चार्ज कितना है 4.8 इंटू 10 पे पावर टू दी -19 कूलम। तो Q की जगह पे मैं पुट करता हूं 4.8 इंटू 10 पे पावर टू दी -19 कूलम इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर टू दी -19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10 पे पावर टू दी -19 कूलम। तो यहां से अगर n का वैल्यू इंटीजर आया तो हम कह देंगे कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया तो हम कह देंगे ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो n की वैल्यू यहां से निकालते हैं, तो n की वैल्यू 4.8 इंटू 10 पे पावर टू दी -19 अपॉन में 1.6 इंटू 10 पे पावर टू दी -19। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू देखोगे आप, ये 19 10 पे पावर टू दी -19 ऊपर वाला नीचे वाला कट गया, तो यहां से 4.8 अपॉन में 1.6 बचेगा, 4.8 अपॉन में 1.6 दैट इज इक्वल टू कितना 3। आप देख सकते हो यहां से n की वैल्यू जो है वो इंटीजर आया, और अगर इंटीजर आया तो हम कह देंगे कि ये वाला चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करेगा नेचर में। ठीक है, तो मतलब चौथा हमने प्रॉपर्टी पढ़ लिया, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब पांचवें प्रॉपर्टी पर आते हैं। पांचवें प्रॉपर्टी का इसको मैं इरेज कर देता हूं ना। पांचवें का प्रॉपर्टी पर आया हूं, तो पांचवा प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज के बारे में कुछ समझते हैं कि चार्ज बेसिकली जब रेस्ट में होता है तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है। चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। अब यहां से देखें तो जब चार्ज रेस्ट में होती है, अब रेस्ट है कहने का मतलब क्या कह दूं, चार्ज की वेलोसिटी 0 है, तो मैंने कह दिया कि जब वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो चार्ज उस समय सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब वेलोसिटी 0 होता है तो उस समय चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सेकंड, जब वेलोसिटी 0 है तो चार्ज जो होता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जब वेलोसिटी होती है, मतलब वेलोसिटी नॉन जीरो है, जब वेलोसिटी नॉन जीरो, और मैं ये कह रहा हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी पर जब कोई चार्ज होता है तो उस समय वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, उसके साथ साथ जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करती है। साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैं यहां पे लिखता हूं कांस्टेंट। ठीक है, अब तीसरा केस ये है कि जब चार्ज
का वेलोसिटी, मैंने पहले बोला वेलोसिटी जीरो, दूसरा केस में वेलोसिटी नॉन जीरो यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और तीसरा केस में भी जो है वेलोसिटी नॉन जीरो है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां पे वेलोसिटी वेरिएबल है। ठीक है, अब वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है तो मैं कह दूं कि वेलोसिटी वेरिएबल है, इसका मतलब चार्ज एक्सेलरेशन में है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो होता है ना। चेंज इन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो हम कहते हैं कि चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड है, यानी कि एक्सेलरेटेड चार्ज कह दिया मैंने। तो जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है उस समय जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहां पर इस वाले केस में देखें तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन वो कांस्टेंट था। और इस केस में भी देखें तो जब वेलोसिटी वेरिएबल है उस समय भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इस केस में जो होगा उसका वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट नहीं वेरिएबल होगा, मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और आपने ये पढ़ा है, अगर मैं यहां से एक छोटा सा लाइन बोलूं आप ध्यान से सुनना इस चीज को, मैंने बोला कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस EMW। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, प्रोड्यूसेस EMW, यानी कि अगर मैं यहां से कहूं तो जब एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो EMW प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या बात, ये सही है क्या, है ना। वही चीज मैंने बोला कि जब चार्ज एक्सेलरेटेड कंडीशन में होता है उस समय EMW वेव प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, EMW प्रोड्यूस होता है। अब यहां से मॉडर्न फिजिक्स में आपने थोड़ा सा और चीज पढ़ी होगी, अगर मैं एक लाइन बोलूं तो वहां पे आपने पढ़ी होगी कि एक्सेलरेटेड चार्ज या फिर रिटार्डेड चार्ज जो होता है वो रेडिएट करता है एनर्जी को। तो वही चीज तो है कि यहाँ पे चार्ज जो है वो क्या है, एक्सेलरेटेड है, और जब ये एक्सेलरेटेड कंडीशन में होता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वही चीज मैंने बोला है। तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, जब वेलोसिटी जीरो होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस समय वो वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तीसरी बात, जब वेलोसिटी नॉन जीरो हो और वेरिएबल, उसका मतलब वो एक्सेलरेटेड कंडीशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो वेरिएबल होता है, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ही EMW वेव कहते हैं। ठीक है, अब हम छठे वाले प्रॉपर्टी पर चलते हैं। छठे प्रॉपर्टी को देखें तो छठा प्रॉपर्टी है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, इसका मतलब क्या समझते हैं, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, मैंने बोला कि हमारे पास एक कोई एक मैंने बोला हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसपे कैविटी है, ये कोई कंडक्टर है उसके बीच पे जो है कैविटी है, और ये बाकी इन सब सारे सॉलिड हैं। ये मैंने ऐसे सॉलिड शो कर दिया। ठीक है, अब देखो ये कंडक्टर एक सॉलिड कंडक्टर विद कैविटी है। अब मैं यही कह रहा हूं कि ये बीच में जो है कैविटी है ना, बीच में कैविटी है। अब यहाँ पे क्योंकि कोई मास नहीं है, अब यहाँ पे ये देख लो पूरे पार्ट में कोई मास नहीं है, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट पर कोई चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस इसे यही कह रहा हूं कि जहां पर मास नहीं होगा वहां पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कैविटी है तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कैविटी पर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, कैविटी पर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये छठा प्रॉपर्टी क्लियर है। अब सातवीं प्रॉपर्टी पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मैं यहां से एक छोटा सा लाइन कहता हूं कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस पर रहता है, मतलब आउटर सरफेस पर रहता है। सरफेस का कहने का मतलब आउटर सरफेस पर। तो मैं यहां से लाइन लिखता हूं कि कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो चार्ज जो होता है वो बेसिकली आउटर सरफेस पर लाई करता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट आउटर सरफेस। ठीक है, आउटर सरफेस। और अगर मैं बात करूं नॉन कंडक्टर की तो नॉन कंडक्टर के केस में जो होता है
चार्ज जो होता है लाइज इन मटेरियल, चार्ज लाइज इन मटेरियल। ठीक है, चार्ज लाइज इन मटेरियल। अब इस बात को समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। मैंने कह दिया आपको चार्ज नॉन कंडक्टर के केस में मटेरियल पर चार्ज लाई करती और कंडक्टर के केस में जो है चार्ज आउटर सरफेस पर लाई करती। मैं आपको इस चीज को मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं। मैंने कह दिया हमारे पास एक कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ये सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास और एक स्फेरिकल कंडक्टर है, फिर से एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और इस चीज को मैं थोड़ा सा फिर से बना लेता हूं। चलो, है ना। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये सॉलिड है, ये प्रॉपर्ली जो है सॉलिड है। दूसरे वाला केस में जो है ये सॉलिड कंडक्टर तो है, लेकिन यहाँ पे जो है हॉलो कैविटी के साथ है। मैंने एक हॉलो कैविटी बना दिया, और ये बेसिकली स्फेरिकल सेल है, मतलब ये सेल है और अंदर में पूरा खोखला है, ये वाला तीसरा वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये स्फेरिकल सेल है। ये सॉलिड कंडक्टर हो गया, ये सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर हो गया, ये सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर विद कैविटी हो गया, ये स्फेरिकल सेल हो गया। ये भी सॉलिड ही है, मतलब अंदर जो है खोखला है, तो उसके स्फेरिकल हम सेल बोलेंगे, है ना। ये सारे, ये वाला पार्ट जो है कंडक्टर हो गया, और ये इधर जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो नॉन कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं इसको यहां से हटा देता हूँ, इससे मैं डिलीट मारता हूँ, अरे, और फिर से इसे बनाता हूं मैं। चलो, है ना। ये सारे बोल रहा हूं कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और इधर वाला पार्ट जो है वो नॉन कंडक्टर है। मैं ऐसे लिख देता हूं प्रॉपरली, ये कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, ये सॉलिड कंडक्टर विथ कैविटी, विथ कैविटी है, और ये स्फेरिकल सेल है, या फिर ये स्फेरिकल सेल है, मतलब बीच में अंदर जो है वो खोखला है। ये स्फेयर ही है, लेकिन बीच अंदर जो है कुछ है नहीं, ये स्फेयर पूरा तरह से खोखला है। ठीक है, मैंने बोल दिया। अब अगर देखोगे तो मैंने बोला कि ये सारे जो है कंडक्टर है, ये सारे कंडक्टर है, और इधर वाला पार्ट जो है नॉन कंडक्टर है। और मैंने आपको बोला कि कंडक्टर में चार्ज जो होता है वो आउटर सरफेस पर लाई करता है, नॉन कंडक्टर में चार्ज मटेरियल पर लाई करता है। तो अगर मैं बोलूं कि चार्ज अगर हम रखें इसमें, तो चार्ज को कहां रखें, तो चार्ज जो होता है वो कंडक्टर के केस में आउटर सरफेस पर होता है। इसका मतलब अगर मैं चार्ज को यहाँ पे शो करूं तो ये कहां, ये आउटर सरफेस पर लाई करेगी क्या, मैंने आउटर सरफेस पर दिखा दिया है। ठीक है, अगर कंडक्टर दिखे तो डायरेक्ट चार्ज को आउटर सरफेस पे फेंक दो। ये यहाँ पे बीच में जो है कैविटी है, बाकी ये सारा जो है वो सॉलिड ही है, ये सारा सॉलिड ही है। बाकी मैं इसे सॉलिड शो कर देता हूं। चलो, ये सॉलिड है, बीच में कैविटी है। ठीक है, बीच में बस कैविटी है। अब यहां से देखें तो कंडक्टर के केस में बोल रहा हूं चार्ज को हमेशा आउटर साइड में फेंक दो, तो मैंने यहाँ पे आउटसाइड में फिर से रख देता हूं, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड के साथ साथ ये कंडक्टर है ना। कंडक्टर में चार्ज को हमेशा आउटसाइड फेंक दो, यहाँ पे भी स्फेरिकल सेल है और ये कंडक्टर है, इसका मतलब चार्ज जो होगा वो आउटसाइड पर फेंक दो, आउटर सरफेस पर। अब अगर मैं नॉन कंडक्टर की बात करूं तो मैंने बोला कि नॉन कंडक्टर के केस में चार्ज जो होता है वो मटेरियल पर लाई करता है, तो इस केस में जो चार्ज होगा वो मटेरियल पर होगा, ना कि कोई सरफेस पर। तो ये चार्ज होगा कुछ बीच में ऐसे मटेरियल पर लाई करेगा, है ना। फिर नॉन कंडक्टर में यहाँ पे देखो तो मटेरियल लाई किधर कर रहा है, मटेरियल तो जो है नॉन कंडक्टर में ये कुछ इधर है, ये सारा मटेरियल है। तो चार्ज जो होता है वो नॉन कंडक्टर के केस में वो मटेरियल पर लाई करता है, तो मैं यहाँ पे लिखा दिया ये प्लस, है ना। और यहाँ पे तीसरे वाले केस को देखें तो तीसरे वाले ध्यान से केस देखो, ये एक स्फेरिकल सेल है, मतलब नॉन कंडक्टर तो है, मैं मान रहा हूं। यहां पर भी ये कंडक्टर था तो मैंने आउटर पे फेंक दिया। जहां पे देखें तो ये नॉन कंडक्टर है, और नॉन कंडक्टर में चार्ज सरफेस पर लाई करता है। तो सरफेस पर लाई करने का मतलब क्या है, नॉन कंडक्टर केस में, अरे नॉन कंडक्टर केस में सरफेस पर नहीं, नॉन कंडक्टर के केस में मटेरियल पे लाई करता है। तो मटेरियल सर कहां, यही है, तो इसका मतलब चार्ज होगा यहाँ पे वो कुछ ऐसा ही होगा। मतलब जैसे कंडक्टर के केस में स्फेरिकल सेल में जैसे चार्ज लाई करता है, वैसा ही सेम नॉन कंडक्टर में जो है वो स्फेरिकल सेल में चार्ज लाई करेगा। और मैं यहां से एक और बात कहता हूं
कि जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर है वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर। इलेक्ट्रिक बिहेवियर डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिहेवियर डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब अगर कोई भी बॉडी, चाहे वो नॉन कंडक्टर हो चाहे वो कंडक्टर हो, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा तो इलेक्ट्रिक बिहेवियर भी सेम होगा। इलेक्ट्रिक बिहेवियर का मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ठीक है, या फिर फोर्स की बात करूं, तो वह कुछ ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक बिहेवियर अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक बिहेवियर सेम होगा। और अगर आप देख सकते हो ये कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में जो है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में और इस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो चाहे ये कंडक्टर हो और चाहे ये नॉन कंडक्टर हो, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर होगा वो दोनों ही केस का सेम होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम। हम ये नहीं देखेंगे कि ये कंडक्टर है और ये नॉन कंडक्टर है, हम ये देखेंगे कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर तो है, लेकिन दोनों केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। और वो कहां पे है? कुछ ऐसा इसमें भी है और कुछ ऐसा इसमें भी है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा तो इसके केस में और उसके केस में जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर होगा वो भी सेम होगा। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में जो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।